नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी माइंडफुल मॉर्निंग मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं। अपने गुरु गाइड कोच सुमित सर को याद करते हुए आज के इस अद्भुत सत्र का शुभारंभ करता हूं। मित्रों, आज रविवार है। आज का सत्र 7 बजे तक लगभग चलेगा। तो आज लोग आप लोग तैयार हो जाएं कि आपको थोड़ा देर तक बैठना है। मित्रों, रविवार का सत्र विशेष होता है। आज के दिन हम देश में जो वेलनेस में फील्ड में बेहतरीन काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लेके आते हैं। उनके अनुभव के लिए हम उन्हें बुलाते हैं। उसी कड़ी में आज हम विशेष रूप से सुना चाहते हैं हृदय श्रीवास्तव जी को। हृदय श्रीवास्तव जी हमारे माइंडफुल मॉर्निंग के फाउंडर मेंबर हैं और उनकी खास विशेषता है कि वह लोगों के हेल्थ के लिए, उनकी वेलबींग के लिए कई दशकों से प्राणपण से जुटे हुए हैं। यद्यपि वह एजुकेशनिस्ट हैं, आईआईटी और नीट के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। उनका अपना कोचिंग संस्थान है वाराणसी में, लेकिन उनका पैशन है हेल्थ। वो न केवल दूसरे लोग बताते हैं, उन सब टिप्स पर स्वयं अपने लिए यूज करते हैं और एक रोल मॉडल हैं। मित्रों, आज बात करेंगे हार्ट हेल्थ के बारे में। मित्रों, हार्ट हमारा सिर्फ ब्लड को पंप करने का एक अंग नहीं है। हार्ट जो है वो हमारे जीवन की ऊर्जा का भी केंद्र है, भावनाओं का केंद्र है और इन दोनों में संतुलन बनाने वाला भी केंद्र है। तो आज आइए समझते हैं कि किस तरह से जो वर्तमान समस्या है कि चारों तरफ सुनाई पड़ता रहता है। आज बहुत कम एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। जितनी मौतें आप सुनाई पड़ती हैं उनमें से बताते हैं, डेटा बताता है 25-30% लोग हार्ट से ही काल कवलित हो रहे हैं। तो आप अपने हृदय का स्वास्थ्य कैसे रखेंगे, आइए सुनते हैं हृदय श्रीवास्तव जी से। हृदय जी, आपका स्वागत है। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू। आपने मेरा इतना बढ़िया परिचय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी सचेतन साथियों को प्रणाम करता हूं, उनका अभिवादन और नमस्कार करता हूं उनको। साथियों, आज एक अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये एक ऐसा विषय जिसके विषय में अभी इस सर ने बताया कि हमारा जो हृदय है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शरीर का एक हिस्सा है, जो न सिर्फ हमारे शरीर में ब्लड को पंप कर रहा है, बल्कि हमारे बहुत सारे शरीर के फैक्टर्स को वो प्रभावित करता है। दोस्तों, आज इस विषय को चुनने का कारण क्या है, उसके पीछे जो मेरी सोच है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और मैं आपको ये बता दूं कि इन सर्दियों के मौसम में कहीं ना कहीं हमारा हृदय ज्यादा रिस्क पे होता है। उसके क्या कारण है, इस पे अभी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे आसपास हमने देखा कि ऐसे लोग हमारे बीच से चले जा रहे हैं जिनकी उम्र हमें लगता है कि शायद अभी ऐसी नहीं हुई थी कि उनको हृदय रोग होना चाहिए था, हृदय रोग से उनकी मृत्यु होनी चाहिए थी। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आ, मैंने डॉक्टर्स को भी देखा है। और एक नाम शायद आपको याद होगा, गौरव गांधी, जो विश्व विख्यात हार्ट सर्जन हुआ करते थे। और जब उनको हृदयघात हुआ और उनकी मृत्यु हुई, तो ये शायद पूरी दुनिया के लिए बहुत ही शॉकिंग था।
और हमें ये सोचने के लिए विवश होना पड़ा ऐसी घटनाओं को देखकर कि क्या कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की बात करूं तो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर हैं और बहुत सारे नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर हैं। और आज हमें कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि सिर्फ ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करके हम अपने हृदय को बेटर नहीं कर सकते। यानी कुछ नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति से अगर मैं ये पूछूं कि हृदय रोग के विषय में वो क्या जानता है, या वो अ, उस कैटेगरी में किन किन तरह के रोगों को देखता है, तो मैं बहुत ऑनेस्टली बता दूं कि एक आम आदमी नॉर्मली वो अनभिज्ञ होता है कि हृदय के रोग कितने प्रकार के होते हैं और वो किस तरह से आ, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी अगर आप अपने दिल को देखें, जो कि एक मुट्ठी के बराबर उसकी आकृति है, और मतलब 24/7 वर्क कर रहा है वो, 24 घंटे, सातों दिन। तो ऐसे अंग को, जो कि बिना किसी आ, कह सकते हैं कि शिकायत के आपके लिए दिन रात काम कर रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। और वो हमारी बहुत सारी लापरवाही को बर्दाश्त करता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और उस सीमा के बाद वो भी हार मानता है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने देखा है कि जब दिल यानी कि हृदय का पर आघात होता है, तो वो हमें अपने जीवन को बचाने के लिए वक्त नहीं मिलता, क्योंकि आपके हृदय के अंदर यानी आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, एक्चुअली आप उसको देख पाने की स्थिति में है नहीं। और जब आप उसको देख नहीं सकते, तो निश्चित तौर पे आपको एक प्रिजम्पशन पे चलना पड़ता है, एक आपको अनुमान पे चलना पड़ता है। आप ऐसा मान कर चलते हैं कि मैं शायद सही हूंगा। मतलब मैं सिगरेट नहीं पीता, मुझे डायबिटीज नहीं है, मैं सुबह कभी कभी कुछ चहलकदमी कर लेता हूं, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मेरा दिल तो सुरक्षित होगा। लेकिन क्या ये सही है? ये सोचने का विषय है। ऐसे कौन से छिपे हुए दुश्मन हैं, साइलेंट किलर्स हैं, जो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं प्रवेश कर रहे हैं और हमारे हृदय और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। हमें इस पर आज गौर करना होगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी बात को बहुत टेक्निकल ना बनाऊं, क्योंकि मेरे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे मेरे साथी होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे, लेकिन मेरी विवशता यह है कि कुछ बातों को टेक्निकली अगर मैं ना बताऊं तो वो बात आप तक पहुंच नहीं पाती। तो आप मेरे साथ थोड़ा बेयर करिएगा। दोस्तों, बात की शुरुआत कुछ आंकड़ों से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आंकड़े आपको जगाते हैं, आंकड़े आपको झकझोरते हैं और आपको ये बताते हैं कि ये एक सीरियस मैटर है। हालांकि ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं हो रही हैं उससे हम सचेत तो हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने आप को सेफ जोन में मान के चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश में जितनी भी मृत्यु होती है, उसमें सबसे ज्यादा मृत्यु हृदय रोग से ही होती है। पहली बात तो आपको यह समझनी है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है, वो ये कि आपका दिल एक ऐसा अंग है जिसको
लगभग 20 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको प्रभावित करते हैं। यानी मैं अगर आपके दूसरे अंगों की बात करूं, लीवर या किडनी, जो कि उतने ही महत्वपूर्ण अंग हैं, उनको उन पर एक रिस्क फैक्टर उतना नहीं है जितना आपके दिल पर है। और उसे हम अगर समझेंगे तो निश्चित तौर पे आज हम अपने हृदय के लिए कुछ बेहतर निर्णय ले पाएंगे। साथियों, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हृदय रोग से उनकी मृत्यु हो रही है, उसमें 1/5 हमारे देश में ऐसे लोग हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसमें नौजवान लोग हैं, यानी यंग पीपल हैं। अगर मैं ग्लोबल बर्डन की बात करूं, यानी दुनिया में हृदय रोग से मरने वाले लोगों की तुलना भारत के लोगों से करें, तो लिखता है कि भारत में सीवीडी डेथ जो है प्रति लाख 272 है। यानी हर 1 लाख में 272 लोगों की मृत्यु दिल की बीमारी से हो रही है। और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ये 235 है। आपको प्रथम दृष्टया ये एक छोटा सा आंकड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप ये करोड़ों में अरबों में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस सामने आता है। यानी प्रति लाख 272 भारत में और 235 पूरी दुनिया में, ये डिफरेंस है। अगर मैं एक आपके सामने और आंकड़ा रखूं 2016 का, तो हमारे देश में 28.1% मृत्यु का कारण हृदय रोग रहा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1990 में ये सिर्फ 15.2 था। यानी कि 1990 में हमारे देश में दिल की बीमारी से मरने वाले लोगों की अगर प्रतिशत 15.2 थी, तो ऐसा क्या हमने किया कि आज 28.1% मृत्यु हृदय रोग से हो रही है। यानी इतना बड़ा उछाल कैसे हुआ, ये सोचने का आज विषय है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसा कौन सा बदलाव हमारे जीवन में आया। अगर मैं कुछ और आपके सामने आंकड़े रखूं, तो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की मैं अगर बात करूं, तो 2,61,604 जो मृत्यु हुई 2013 में, वो हाइपरटेंशन माने हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज की वजह से हुई। अब बात फिर यहां तक नहीं है, बात यह है कि आज की तारीख में ये 138% तक बढ़ चुका है। 138%। और हमारे देश में डायबिटीज से मरने वाले लोगों की बात, मतलब जिनको डायबिटीज है और उनको हृदय रोग हो रहा है, उसमें मरने वाले लोग तकरीबन 21.4 हैं। और जिन्हें जो नॉन डायबिटिक हैं वो 11% करीब। यानी नॉन डायबिटिक की डेथ हो रही है वो 11% है, और डायबिटिक जो लोग हैं उनकी डेथ हो रही है वो 21.4 है। और यहां एक और आंकड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे देश में लगभग 7.3 करोड़ लोग डायबिटिक हैं और 12 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्री डायबिटिक लोग उतने ही ज्यादा रिस्क में हैं जितना कि डायबिटिक। आप ये नहीं कह सकते कि अभी तो मेरे लक्षण उतने सीवियर नहीं हुए। अब जो बातें आज हम लोग जानते हैं दिल की बीमारी के बारे में, 1948 से पहले हमारी जानकारी बहुत ही ज्यादा कम थी। 1948 से पहले हम ये नहीं जानते थे कि डायबिटीज का हमारे हृदय रोग से क्या संबंध है। 1948 से पहले हम ये नहीं जानते थे कि हम जब स्मोकिंग करते हैं तो उसका हमारे हृदय रोग से क्या संबंध है। यानी उसके पहले शायद लोगों को डायबिटीज होता रहा हो, लेकिन वो उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से लिंक करके नहीं देखते थे। स्मोकर्स ये नहीं मान के चलते थे कि इसकी वजह से उनका दिल खतरे में आ रहा है, क्योंकि ऐसा हमारे पास ना तो कोई रिसर्च था, ना कोई ऐसे आंकड़े थे हमारे पास। लेकिन 1948 में फ्रेमिंघम नाम के एक जगह पर एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ, और वो रिसर्च कितना बड़ा था
इसको आप इस तरह समझें कि आज के तारीख में भी वो रिसर्च चल रहा है और एक छोटे से देश के बजट के बराबर उसका बजट है। तो मतलब ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड जनरेशन तक चलने वाला एक रिसर्च है, जो कि हमारे सारी समझ को कहीं ना कहीं गाइड करता है। अगर मैं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की बात करूं तो 2008 में उन्होंने एक रिस्क स्कोर निकाला। मैंने रिस्क स्कोर को कैलकुलेट करने का एक तरीका बताया उन्होंने। हालांकि मेरे पास ये सुविधा होती तो मैं आप में से किसी एक अपने साथी को से मैं उसकी उम्र पूछता, उसका लिंग पूछता और उसके और कुछ अन्य उसके पैरामीटर्स पूछता और मैं उसकी उम्र बताता कि एक्चुअली उसकी उसके दिल की क्या उम्र है। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम अपने इर्द गिर्द कम उम्र के लोगों को हृदय रोग से ग्रसित देखते हैं या कुछ लोगों को उससे काल कलवित होते हुए देखते हैं, तो जो हमारे मन में एक चिंता उत्पन्न होती है कि ऐसा क्यों हो गया और हमें लगता है कि कुछ अन्याय हो रहा है। हम इसको कभी अगर इसके गहराई में इसकी बात को ना समझे तो हमें लगता है कि एक काइंड ऑफ इनजस्टिस है। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। असल में आपकी उम्र क्या है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हृदय का इस वक्त क्या उम्र है। यानी आप 40-42 के हैं और आपका दिल 76 साल का है, तो उसके ऊपर वो सारे खतरे हैं, वो सारे रिस्क हैं जो 76 ईयर्स के व्यक्ति को हो सकते हैं। समझना ये है। अब यहां मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन और एक कंपैरिजन आपको दिखाना चाहूंगा, शायद आप इस बात को समझ पाएं इस तुलना से, कि अगर मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को का एग्जाम्पल लेता हूं जिसकी उम्र 44 साल है और वो मेल है, जेंडर उसका मेल है। अब कुछ उसके लिपिड प्रोफाइल के बारे में हम अगर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि हम ये पता लगाएं कि इसका टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है और वो लगभग 200 मिलीग्राम पर डीएल हो। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 200 तक आप चेक करिए इस मंच पर अगर 100-150 लोग होंगे तो उन सब में मोर देन 70-80% लोगों का टोटल कोलेस्ट्रॉल लगभग इतना ही होता है, जो कि हम इसको नॉर्मल ही लेके चलते हैं। आप पहले ये समझिए कि मैं इसको एक ऐसा नहीं कि मैं 280 या 300 मिलीग्राम पर डीएल बोल रहा हूं, मैं अभी 200 बोल रहा हूं, जिसको हम एक नॉर्मल रेंज मान के चलते हैं नॉर्मली। और एचडीएल, ध्यान देने वाली बात यह है कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे शरीर में एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। यद्यपि अच्छा और बुरे का जो पैमाना है वो अलग है, क्योंकि मैं अगर एलडीएल को बुरा कह रहा हूं तो एक्चुअली एलडीएल इज नॉट बैड। वो क्यों खराब हो जाता है, वो क्यों हमारे शरीर में खराब हम उसको मान लेते हैं, उसके कारण अलग है। लेकिन मोटे तौर पर ऐसा माना जाता है कि एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है और एसडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो एसडीएल आपके शरीर में 40 मिलीग्राम पर डीएल हो, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल के करीब हो, मतलब 130 mmHg के करीब हो, मतलब मैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूं, और मैं ये मान लेता हूं कि आपको कोई भी मेडिकेशन की हिस्ट्री नहीं है। हाँ, आप स्मोकिंग करते हैं, एक फैक्टर मैं जोड़ता हूं कि मतलब वो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग करते ही और ये सारे पैरामीटर्स के साथ जो फ्रेमिंगम का जो रिस्क स्कोर कैलकुलेटर है वो बताता है कि उस व्यक्ति की एक्चुअल एज 64 ईयर्स है, क्योंकि वो स्मोकर भी है। एंड यू विल नॉट बिलीव कि अगर ये व्यक्ति डायबिटिक भी हो जाए तो इसकी उम्र 76 साल उस रिस्क स्कोर के आधार पर होती है। तो 76 साल की उम्र है उसके दिल की, और उसका जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो है 44 साल। अब 44 साल में
उसके साथ कुछ भी ऐसी दुर्घटना होती है तो लोग सोचते हैं कि यार इतनी कम उम्र में कैसे वो चला गया, जबकि वो एक्चुअली 76 साल की उम्र जी रहा था, मतलब उसका दिल जी रहा था। और मैं अब यहाँ आपको एक दूसरा पक्ष दिखाऊंगा, तो आपको एक होप मिलेगा, आपको एक एक आपके जीवन में एक आशा की किरण मिलेगी। वो ये कि यदि यह व्यक्ति कुछ प्रयासों से, वो प्रयास क्या है वो सब कुछ मैं बताऊंगा कि आपको क्या प्रयास करने होंगे, अगर वो अपने प्रयासों से अपने इस टोटल कोलेस्ट्रॉल को 160 से नीचे ले आए, अपने एसडीएल को 60 मिलीग्राम पर डीएल से ऊपर ले जाए, ऑब्वियसली स्मोकिंग छोड़ दे, तो दोस्तों उसकी उम्र उस कैलकुलेटर के आधार पे 32 साल आती है। तो अब 44 साल के व्यक्ति के दिल अगर 32 साल का है तो वो उतना ही एनर्जेटिक होगा, उतना ही वाइब्रेंट होगा, और उतना ही शानदार लाइफ वो जी रहा होगा। आप इस बात को समझें। और यहां पर ये बताना जरूर मैं उचित समझूंगा कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 80 साल के करीब है, कुछ लोगों की उम्र 75, कुछ की 60 साल, 64 साल की उम्र है। और ये वो लोग हैं जो आज उनका, अगर उनके दिल की उम्र का आकलन किया जाए तो किसी की उम्र 40 साल है, किसी की उम्र 45 साल है। और ये क्या कर रहे हैं? और आज मैं जो आपके सामने खड़े होकर बात कर रहा हूं तो मैं किताबी बातें नहीं कर रहा दोस्तों, हमारे पास अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपके समक्ष खड़ा हूं और मेरी एज आपको, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, मेरी उम्र 54 साल प्लस है, मैं अप्रोचिंग टूवर्ड्स 55। और मेरी एक कोशिश होती है कि मैं दुनिया के सामने 35 या 40 से ज्यादा ना दिखूं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये बात ही आप तक पहुंचाने का आज मैंने जिम्मा उठाया है। अब दोस्तों जब आपको ये मैंने कैलकुलेशन बता दी, तो अब आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में मैंने कहा कि सर्दी का मौसम है, और इस सर्दी के मौसम में हमें अब सचेत होना पड़ेगा। तो थोड़ा सचेतता क्यों चाहिए, जल्दी से समझ लेते हैं। आपकी जो धमनियां हैं, जिसको आप एक पाइप की तरह अगर कंसीडर करें, तो वो इस सर्दी के मौसम में सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वो अपने शरीर के अंदर की जो ऊष्मा है उसको बचाना चाहती है। उसका एक साइंस है। लेकिन अब वो ये ऐसा करती है, और इस प्रोसेस को हम वैसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। अगर मैं बीच में कभी वैसो कंस्ट्रिक्शन बोलता हूं तो इसका मतलब है कि आपके धमनियों का सिकुड़ जाना। और अगर ऐसा हुआ तो रक्त प्रवाह में रुकावट आएगी, और निश्चित तौर पे फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कि उसको आप एक पाइप की तरह देखें, जिस पाइप से आप अपने गमलों को सींचते हैं, अगर वो सिकुड़ जाए तो निश्चित तौर पे अच्छा, आप देखते हैं ना कि प्रेशर बढ़ाने के लिए आप खुद ही इसको आगे से दबाते हैं, तो आप उसको सिकोड़ेंगे तो प्रेशर बढ़ता है। यानी अगर आपका पूरा पाइप सिकुड़ा हुआ हो तो प्रेशर बढ़ेगा, और काम किसको ज्यादा करना पड़ेगा? आपके दिल को। और दिल को अगर ज्यादा काम करना पड़ा तो निश्चित तौर पर वो थकेगा। ये आपको समझना है। तो सर्दियों के मौसम में, मौसम के कारण ऐसा हो सकता है। आपका खून गाढ़ा हो जाता है क्योंकि प्यास कम लगती है, हम पानी कम पीते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर हम डिहाइड्रेटेड कंडीशन में हैं तो खून गाढ़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और थक्के बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा हमको सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं कि धूप कम निकलता है, और जब धूप कम निकलता है तो विटामिन डी की कमी होती है। और विटामिन डी का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे ब्लड प्रेशर के साथ, और फिर हमारे हृदय रोग के साथ। तो इसके बारे में, अभी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करूंगा। आज एक अच्छी बात यह है कि मेरे पास इतना वक्त है कि मैं आपको बातें थोड़ा सा डिटेल में बता सकूं। इसके बाद स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं ठंड के समय हमारे, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन है, वो सब बढ़ते हैं। और अगर ये बढ़ा तो दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, और निश्चित तौर पर ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो तो भाई मौसम ही ऐसा है, तो थोड़ा सा जिनकी, भाई इसीलिए कहते हैं ना कि
जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है सर्दी के मौसम में टहलना बंद कर देना चाहिए, और कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को मिलते हैं। उसके पीछे कारण ये है। तो इन बातों की वजह से आज हम इस चर्चा को करने के लिए यहां पर आपके सामने उपस्थित है कि इन मौसम में भी कैसे हम अपने दिल को सुरक्षित रख सकें, ये हमें समझना है दोस्तों। अब देखिए, अगर मैं ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स की बात करूं, तो आप ये जानते हैं कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक नॉर्मल आदमी कैसे सोचता है कि मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूं, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, और मैं थोड़ी बहुत चहलकदमी सुबह कर लेता हूं, तो मैं तो स्वस्थ व्यक्ति के कैटेगरी में ही आता हूँ। लेकिन अचानक उसी व्यक्ति को जब हार्ट की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, ऐसा एग्जाम्पल, जीवंत एग्जाम्पल मैंने देखा है आज से लगभग 2 साल पहले। इनफैक्ट 2 या 3 साल पहले हमारे पड़ोस में ही एक बहुत बड़े मतलब कमिश्नर रैंक के एक व्यक्ति थे, और मतलब उनको स्ट्रोक आया और हम उनको हॉस्पिटलाइज हमने किया। जब उनसे डॉक्टर ने हिस्ट्री पूछी तो बोले कि सर, ना तो मेरे, मतलब उन्होंने बताया मेरे को कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, और इनफैक्ट उन्होंने बताया कि मैं तो योगा करता हूं, मैं तो टहलने जाता हूं, तो मैं ये करता हूं। मतलब आप सोच के देखिए कि जो आदमी अपना इतना ख्याल रख रहा हो उसके साथ ऐसा हो जाए, तो आप भी सोच रहे होंगे भैया तब करे क्या। अगर सब कुछ करने के बाद भी हार्ट हार्ट की समस्या या स्ट्रोक आ सकता है, तो फिर तब क्या करें हम? तब तो होने दें जो होना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। और मैं थैंक्स कहूंगा इस प्लेटफॉर्म को, माइंडफुल मॉर्निंग प्लेटफॉर्म को, जहां हमने बहुत कुछ सीखा। मैं इस विषय पर 15 साल से रिसर्च कर रहा हूं, स्टडीज कर रहा हूं, और मैं आज ये बात आपके सामने बहुत ईमानदारी से अभिव्यक्त करना चाहूंगा कि 15 साल पहले जो मेरी समझ थी और आज मेरी जो समझ है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और सिर्फ उसका कारण ये मंच है, और पीसी सर के द्वारा या हमारे अन्य साथियों के द्वारा जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई, जब मैंने उसको कोरिलेट किया तो मेरे सामने वास्तविक स्थिति और दूसरी उभर के आई। क्योंकि मैं खुद इस चिंता में था कि जब सब कुछ सही हो रहा है तो भी कुछ लोग कैसे उनकी डेथ हो जा रही है। आप देख रहे हैं कि जिम करते करते लोगों की डेथ हो रही है। जिमिंग तो काइंड ऑफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। तो फिर अब ऐसे कंडीशन में आदमी क्या करे? तो देखिए क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं आज। तो कुछ ट्रेडिशनल रिस्क की बात करें तो हमारे डॉक्टर्स ने हमें बताया कि भाई हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, स्मोकिंग व्यक्ति कर रहा हो, मोटा हो गया है ना, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, फैमिली हिस्ट्री है, तो उसे हृदय रोग का रिस्क रहेगा। ऐसा हमारा ट्रेडिशनल सोचना है, और ये गलत नहीं है। लेकिन क्या ये कंप्लीट फैक्ट है? ऐसा नहीं। यही समझना है कि ये सब कुछ नहीं है, ये तो प्राइमरी है। इतना तो चाहिए ही कि भैया डायबिटिक नहीं होना है, स्मोकिंग नहीं करना है, या फिर मोटा नहीं होना है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना है। ये तो बहुत ही प्राइमरी है। लेकिन इसके अलावा क्या, ये समझना है। तो अब हमारे शरीर में कुछ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस हो रहे हैं। अच्छा, आपको शायद पता हो या ना पता हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हृदय रोग अब एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की तरह देखा जाता है, यानी वो एक सूजनकारी बीमारी है। और आपके शरीर में, अगर मैं आज ये बोलूं, अगर मुझसे आप एक शब्द, मतलब आप एक लाइन में समझना चाहें कि भाई हमारा दिल क्यों खतरे में है या किन किन कारणों से है, तो मैं अब आपके सामने कुछ बातें आपके सामने रख दूं कि पहला, इन्फ्लेमेशन प्लस एनर्जी फेलियर प्लस मेटाबॉलिक डिसबैलेंस प्लस गट डिसफंक्शन। ये एक आश्चर्यजनक बात आपके सामने आई।
कि गट डिसफंक्शन का आपके दिल से क्या लेना देना, प्लस आपका स्ट्रेस और कुछ लाइफस्टाइल। अब यहां पर ये कारण मिला लें तो ये हो गया कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क। ये है पूरी स्टोरी। इतने के इर्द गिर्द आपका दिल चल रहा है, और आज जो भी लेटेस्ट रिसर्च कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं। हाँ, अगर मैं बात मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की करूं, डिसबैलेंस की बात करूं, तो इसमें डायबिटीज और तमाम ब्लड प्रेशर और इस तमाम मेटाबॉलिक कंडीशंस आते हैं। इसके बाद हम गट डिस्फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो इसके विषय में एक बृहद चर्चा करनी जरूरी है कि आप समझ पाए। देखिए, मैं आपसे केवल कह दूं कि आप अपने गट को सही रखें, और गट को नॉर्मली हम अपना पेट मानते हैं, हालांकि वो सिर्फ पेट नहीं है, वो एक पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे माइक्रोबायोम का एक दुनिया है। यानी कि अच्छे बैक्टीरिया हमारे शरीर में हैं। जो नए साथी हैं, वो जिन्होंने पहली बार आज ज्वाइन किया है, वो शायद इसके बारे में उतना डिटेल में ना जानते हो, पर मैं आपको एक हल्का सा आपको आइडिया दूंगा कि हमारा गट क्या है और किस तरह से वो काम करता है, हाउ आवर हार्ट इज रिलेटेड टू आवर गट। तो गट, और मैं आपको ये हिंट दे दूं कि मैं आज आपका ध्यान इस पर्टिकुलर दिशा में ही ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा कि अगर आप अपना गट सही कर लें तो आप सिर्फ ना हृदय नहीं सही करते, अपना लीवर भी ठीक कर लेते हैं, किडनी भी ठीक कर लेते हैं, अपना ब्रेन भी सही कर लेते हैं। तो उसका क्या क्या रोल है ये तो चर्चा का विषय है, और हम इसको आगे बहुत सारे अपने सेशंस में इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज चूंकि विषय मेरा हर्ट है, तो मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं। तो तो दोस्तों, अब जरा समझते हैं कि अगर यही है सब कुछ, तो इसी को हम समझ लें और इसको ठीक कर लें, तो हमारी समस्या का निदान हमें मिल जाएगा। तो अब देखिए, मैंने एक बार पढ़ा, और ये बात मुझे वास्तव में बहुत आश्चर्यचकित उसने की, कि कुछ ऐसे देश हैं जहां लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ही हाई रहता है। इनफैक्ट 400 तक की उनकी काउंटिंग होती है। 400, जहां मैं 200 को खराब मान रहा हूं, वहां 400 तक होता है, और उनको हृदय रोग नहीं होता। कुछ स्कैमेंडियन देश हैं, वहां पे ऐसा होता है। प्रश्न है कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का रीजन ये था कि उनका कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता था। आप बोलेंगे ये क्या बला है? असल में हमारे शरीर के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। वो फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं? जब हम सांस लेते हैं हमारे भोजन के साथ, वो हमारा जो ऑक्सीजन है वो इंटरैक्ट करता है, एनर्जी देता है तमाम, और जो हम उससे खाने से हम न्यूट्रिएंट्स लेना होता है वो हम लेते हैं, लेकिन प्लस उसके साथ एक चीज निकलती है, दैट इज फ्री रेडिकल। ये एक तरह से वैसे है जैसे अंगीठी में आप जब आग जला रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द कुछ राख निकल के आ रहे हैं, छोटी छोटी चिंगारियां निकल के आ रही हैं, वो उस तरह से आप उसको मान कर चल सकते हैं। और ये जो प्रक्रिया है इसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, और इसकी वजह से हमारे शरीर में इन फ्री रेडिकल्स की वजह से आज के तारीख में आप जितनी प्रॉब्लम्स जानते हैं लाइफस्टाइल डिजीज रिलेटेड, वो सब कुछ कहीं ना कहीं इससे लिंक्ड है। तो अगर मैं आज हार्ट की समस्या की बात कर रहा हूं, तो इसको अगर आप समझें तो वो इस तरह से है कि ये कोलेस्ट्रॉल अगर ऑक्सीडाइज्ड ना हो तो ये खतरा आपको करेगा ही नहीं, चाहे उसका उसका लेवल कुछ भी है। तो यहां पर बातों की चर्चा के दौरान मैं आपके सामने एक इशारा कर रहा हूं, वो ये कि आपको अपने शरीर में, अपने शरीर को इस फ्री रेडिकल के दुष्प्रभाव से बचाना है, और उसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट अपने शरीर में रखना होगा। वो एंटीऑक्सीडेंट एक तरह से कह सकते हैं फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है, और वो हमारे फल सब्जियों तमाम चीजों में मिलता है। मैं यहां पर आपको एक हिंट दे देता हूं।
तो इसका मतलब यह हुआ कि कोलेस्ट्रॉल का सिर्फ हाई होना जरूरी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो। तो तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज हुआ तो चिपचिपा होगा, चिपचिपा होगा तो वो आपके धमनियों के अंदर चिपकेगा, चिपकेगा तो वहां पर मतलब जमाव जो होता है उसको प्लेक कहते हैं, वहां प्लेक फॉर्मेशन होगा, और प्लेक फॉर्मेशन होगा तो आपकी धमनियां पतली होंगी, पतली होंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपके दिल को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और वहीं पर अगर वो प्लेक रप्चर हो जाए, टूट जाए, तो अचानक आपके रक्त का प्रवाह रुक जाता है, और दोस्तों वहीं पर समस्या आती है हार्ट अटैक की। कोलेस्ट्रॉल का को कैसे हम चिपचिपा होने से रोकें, हमें इस विषय पे भी सोचना है। कोलेस्ट्रॉल, तो हम क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम लेना है, कम लेना है, और एलडीएल को खराब कह देना है। तो हम ये दुनिया में हमारे इर्द गिर्द केवल ये चर्चा है कि एलडीएल इज बैड, आप लो फैट चीज खाएं तमाम। देखिए, ये लाइन ऑफ एक्शन गलत नहीं है, लेकिन 100% सही है ऐसा नहीं है, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं। तो इसके बाद आपको यह समझना है कि अब थोड़ा सा, मैंने अभी बात की गट, तो गट का क्या रोल है और कैसे हमारा गट काम करता है, थोड़ा सा, क्योंकि आज मैं अगर ये समझा ले गया तो समझ लिया कि मेरे इस सेशन को लेने का मेरा उद्देश्य वो पूरा हो गया। देखिए, आपका जो गट है, दरअसल आपके मुख से लेकर आपके मल द्वार तक का जो एक जठराग्नि नलिका है, उसको हम गट कह सकते हैं, कहते हैं, ठीक है, यानी माउथ टू एनस। अब उस पूरे सिस्टम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि आपका भोजन पचते हुए, तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अंत में जब वो अपने आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और मुख्यतः लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो वहां पर जो पदार्थ या जो भोज्य पदार्थ का डाइजेशन नहीं हो पाता, वो होता है फाइबर्स। अब वो फाइबर का क्या है कि उसको वो वहां पर फर्मेंट करता है, कौन? आपकी बैक्टीरिया में ट्रिलियंस, मतलब 100 ट्रिलियंस आपके पूरे शरीर में बैक्टीरिया है, और सबसे ज्यादा डेंसिटी उसकी आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। और वहां पर वो जो बैक्टीरिया है, और ध्यान देने वाली बात है कि वहां गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों है, ठीक है। तो अगर आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो क्या करेगा कि आपके उस फाइबर को फर्मेंट करके एक तत्व बनाता है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड। शॉर्ट चेन फैटी एसिड के मुख्य 3 प्रकार हैं, उसमें एसीटेट है, प्रोपिनेट है, और ब्यूटरेट, जिसको हम अभी C2, C3, C4 कहेंगे, क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। अब ये C2, C3, C4 क्या कमाल करता है, आपको मैं अगर पूरे डिटेल में बताऊं तो आप दंग रह जाएंगे। यानी आपको मैंने अभी बताया कि आपके शरीर में अगर इन्फ्लेमेशन है तो आपकी बहुत सारी समस्या, भाई इन्फ्लेमेशन है तभी धमनियां पतली हो रही हैं। अब इस इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देने वाला कोई तो कारक होगा ना, वो कारक है, अगर मैं आपसे बताऊं तो एक NF के बी नाम का एक मार्कर है, वो उसको इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, और ये करता क्या है, जो ब्यूटरेट यानी C4 क्या करता है, उसको सप्रेस करता है, यानी एक तरह का स्विच है वो। फिर ये क्या करता है कि आपके शरीर में सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि एक फिर इन्फ्लेमेशन का बायोमार्कर है, इसको भी वो लोअर डाउन करता है। अब आपको मैं बताऊं कि जब आज हम जब जाते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिल सुरक्षित है कि नहीं, तो कुछ टेस्ट हम करवाते हैं। उस टेस्ट में कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए होते हैं, जिसमें CRP टेस्ट होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। कुछ जो हमारे इस मंच पर डॉक्टर्स बैठे होंगे या जो थोड़ा टेक्निकली साउंड होंगे, वो ये बात जानते होंगे। अब इस CRP को लोअर डाउन करने में आपका ये SCFA काम कर रहा है, और आप सोच के देखिए कि SCFA आपका सही खान पान से है। यानी अगर आप अपने खाने में फाइबर रिच फूड ले रहे हैं, और आप ये बात का ध्यान रख रहे हैं कि आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आप एक्चुअली अपने शरीर में इन्फ्लेमेशन के स्तर को कम कर रहे हैं। और अगर इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है, तो आपकी धमनियां हैं वो सुरक्षित हो रही। इसके बाद
हाँ, इसमें मैंने भी बताया कि एसीटेट और प्रोपेनेट है, यानी C2C3, ये आपके ब्लड वेसल को वाइडन करते हैं, यानी इसको थोड़ा सा फैलाते हैं। तो वो फैलेगा तो रक्त का प्रवाह अच्छा होगा, है ना। और इस तरह से ये तमाम प्रक्रियाएं होती हैं। आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस है, यानी कोलेस्ट्रॉल का जो बनना है, उसको कंट्रोल करता है C3। C4 क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करता है। C2 आपके HDL के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यानी अच्छी चीज को बढ़ाने वाले भी ये लोग हैं, और खराब चीज को सप्रेस करने का भी काम ये कर रहे हैं। कर कौन रहा है, ये आपके शरीर में जो गुड बैक्टीरियाज कर रहे हैं। अब सोच के देखिए कहानी का दूसरा पक्ष। और मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले तक मैं ये बात नहीं जानता था। तो आप कहीं पर भी लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन असली जगह पर अगर आप चोट ना करें तो चीजें बिगड़ती ही बिगड़ती हैं। अब आप देखिए कि जितने भी मेरे साथी यहां बैठे हैं, वो जरूर कल जाकर अपना विटामिन डी और विटामिन बी का टेस्ट कराएं। आपको क्या लग रहा है, कितने लोगों का विटामिन डी की मात्रा सही होगी? मेरे पास एक आंकड़ा है दोस्तों। वो आंकड़ा ये कहता है कि हमारे देश में 70 से लेके 90% लोग विटामिन डी की डिफिशियंसी से ग्रसित हैं। डिपेंड करता है कि वो किस जोन या किस रीजन पे रहते हैं, पर 70% तक तो लोग विटामिन डी से डिफिशियंट हैं। और उसका रीजन है हमारा लाइफस्टाइल। हम आप चेक करके देखिए ना, मतलब आप ऑफिस गोइंग पर्सन है, आप अगर अपना 80% टाइम अपने ऑफिस में ही गुजार रहे हैं, तो कब धूप का आपका एक्सपोजर कब है? क्योंकि आप ये जानते हैं कि विटामिन डी आपको धूप से मिलता है। हम अब तक तो ये जानते थे ना कि विटामिन डी तो हमें मुफ्त मिल जाता है, और हम लापरवाह होते गए। लेकिन आज पता चला कि हर व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी की कमी है। मैंने अभी पिछले अपने एक सेशन में बताया था कि मैंने अपने बेटे का टेस्ट कराया, मेरे बेटे के शरीर में विटामिन डी की कमी आ गई। क्यों? क्योंकि वो दिन भर लाइब्रेरी में बैठा रहता था, अंडरग्राउंड लाइब्रेरी। तो हमें पता नहीं चल पाता। और विटामिन डी क्या करता है, आप सोचिए। विटामिन डी एक सिस्टम है, रास, RAAS। इसका फुल फॉर्म जानने की कोई खास आवश्यकता नहीं, बस आप यह समझ लीजिए कि अगर ये सिस्टम एलिवेटेड है तो आपका ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है, और इसे कंट्रोल करता है विटामिन डी, और कहीं ना कहीं शॉर्ट चेन फैटी एसिड। अब विटामिन डी की कमी है तो वो नेचुरली ब्लड प्रेशर, मतलब क्योंकि रास आपका जो RAAS है, वो आपका कंट्रोल नहीं होगा। आपको बता दूं कि ये जो सिस्टम है वो नेचुरल सिस्टम है हमारे शरीर में। वो इसलिए है क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जब हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को बढ़ाना होता है। लेकिन जब ये क्रॉनिक हो जाता है, यानी कि रास पर कंट्रोल नहीं होता, और वो कंट्रोल नहीं है क्योंकि विटामिन डी की कमी है, तो वो क्रॉनिक हो गया, और तब हमारे लिए समस्या होती है। बात को ये समझना है कि बहुत सारे सिस्टम हमारे शरीर में नेचुरल होते हैं और जरूरी होते हैं, लेकिन उन जैसे इन्फ्लेमेशन की बात मैं करूं, तो इन्फ्लेमेशन भी हमारे शरीर में जरूरी है। वो एक तरह का हमारे शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन वो क्रॉनिक होता है तो समस्या क्रिएट करता है। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। तो उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? तो ये विटामिन डी का हमें की मात्रा हमारे शरीर में सही हो, इस बात को हमको इंश्योर करना पड़ेगा। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि अब केवल आप सूरज यानी धूप पर निर्भर होकर विटामिन डी को ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने खान पान को बेहतर करना पड़ेगा। और खान पान से अगर वो पूरी ना हो पाए चीजें, तो आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। सप्लीमेंटेशन को लेकर लोगों के मन में अजीब विचार है। और आप चेक करके देखिए कि आपका डॉक्टर भी आज के तारीख में दवाइयों के साथ सप्लीमेंटेशन लिख रहा है। ये अलग बात है कि आप अवेयरनेस की कमी की वजह से आपको ये पता नहीं होता कि आपके पर्चे में बहुत सारे सप्लीमेंट्स का नाम लिखा हुआ है। लेकिन ये आपको आज सचेत होना जरूरी है। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, सब कुछ सही है, आदमी को फिर भी हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। एक कारण सामने आया, होमोसिस्टीन। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब इस पर रिसर्च हो रहा था लगभग 1982 करीब, तो इस रिसर्च को ही दबा दिया गया, क्योंकि उस वक्त कोलेस्ट्रॉल का जो थ्योरी इतनी मतलब बड़ी हो चुकी थी कि पूरा जो हमारा इकोनॉमी था वो उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रहा था। और इस थ्योरी को बहुत सालों तक दबाया गया, होमोसिस्टीन की थ्योरी को। खैर,
जब ये बात सामने आई तो आज ये पता चला कि होमोसिस्टीन एक तरह का एमिनो एसिड है जो कि बाई प्रोडक्ट है मिथियोनिन नाम के एक प्रोटीन के कह सकते हैं कि उसके साथ जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके साथ वजह से। अब होमोसिस्टीन आपके शरीर में बनना, वो फिर से रिसाइकल होता है और मिथियोनिन में बन जाता है या एलिमिनेट हो जाता है। अगर सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन बी की कमी हो, B6, B9 और B12, तो दोस्तों ये प्रोसेस नहीं हो पाता, होमोसिस्टीन आपका आपके शरीर में रिसाइकल नहीं हो पाता, एलिमिनेट नहीं हो पाता। और होमोसिस्टीन अगर बढ़ गया तो अब ये क्या करता है, यहां पर लिखा है कि हाई होमोसिस्टीन हो, जो कि इन्फ्लेमेशन को और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। और मैंने अभी जैसा कि बताया कि अगर ये है तो आपको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क आपका बहुत ही हाई लेवल पे हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे मतलब लगभग 17% लोग जो हृदय रोग से मर रहे हैं उसमें 17% लोग वो हैं जिनके शरीर में होमोसिस्टीन का लेवल ज्यादा है। यानी कोलेस्ट्रॉल ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन होमोसिस्टीन की कमी है। अच्छा, आपको पता है विटामिन बी आपके आंत में आपके बैक्टीरिया खुद बना सकते हैं। तो अब आप सोच के देखिए कि गट जो आपका फंक्शन है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यानी ये विटामिन बी भी आपके आंतों में बन सकते हैं इन बैक्टीरिया की वजह से। आपको कितना ज्यादा ख्याल अपने गट का रखना होगा अगर आप अपने दिल का ख्याल रख रहे हैं, जैसा कि अभी आपके सामने आंकड़े हैं। और 40 से लेकर 70% लोग हमारे देश में एलिवेटेड होमोसिस्टीन से ग्रसित हैं। ये बात आप ध्यान रखें। यानी हम में और आप में ही बहुत सारे लोग आज इस स्थिति में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में विटामिन बी की कमी होगी। और आप जरूर चेक कराइए। और आप सोच के देखिए, मैं आपको इसका एक दूसरा पक्ष दिखाना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को होमोसिस्टीन उसका ज्यादा है और विटामिन बी खाने से ठीक हो जाए तो आपको पता है आपको खर्चा कितना आएगा। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का विटामिन बी खाते हैं, अगर मैं एक नाम लेना चाहूं तो वो न्यूट्रलाइट का, तो शायद 10 रुपए के करीब आपके पर खर्चे आएंगे एक दिन का। तो अगर आपने 30 दिन खा लिया, 300 रुपए अपने पे खर्च कर लिए, तो आप अपने दिल को सुरक्षित कर सकते हैं। और मतलब कौन सा डॉक्टर आपको ये बात बताने वाला है? मतलब आई एम रियली वेरी सॉरी, ये बात कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जिसको अपना बिजनेस करना है वो क्यों आपको ये बात बताने वाला है? तो आपको समझना है कि केवल मतलब अपने शरीर पे 300 या 500 रुपए का खर्चा करके अगर आप अपने अपने 5 लाख के खर्चे को बचा सकते हैं, तो इतनी समझ तो होनी चाहिए ना। अभी मैंने आपको बताया कि आपके शरीर में एनर्जी का जो फेलियर है वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है आपके के रोग हृदय के समस्या को लेकर। मतलब यहां तक कहा जाता है कि पहले पहले एनर्जी फेलियर होता है, फिर हार्ट फेलियर होता है। और आपके एनर्जी फेलियर का कारण क्या है? आपके शरीर में एक तत्व बनता है कोएंजाइम Q10। अब कोएंजाइम Q10 एक नेचुरल पदार्थ है, मतलब ऐसा नहीं कि वो आप खाना है, वो आपका शरीर बना लेता है। आप जो भी आपके खान पान है उसके आधार पर देखा यह गया कि एक बच्चा जब पैदा होता है और 20 साल की उम्र तक ये 100% रहता है कोएंजाइम Q10। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक आंकड़ा बताता है कि 40 साल की उम्र तक आते आते कोएंजाइम Q10 की मात्रा 70% रह जाती है और 60 साल की उम्र तक आते आते 40% रहती है। ये एक आंकड़ा है, थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा है। यानी एक 40 साल के आदमी के शरीर में कोएंजाइम Q10 70% है। और ये कोएंजाइम Q10 कर क्या रहा है? ये कर ये रहा है कि आपके शरीर में एनर्जी का भी प्रोडक्शन कर रहा है और ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम कर रहा है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं और आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहे हैं, उसको भी ये कंट्रोल कर रहा है कोएंजाइम Q10। अब आप इसको लिंक करें, अगर आप इसके चीज को समझने की कोशिश करें कि क्यों 40 साल की उम्र में लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो उसका रीजन यही है कि उनके शरीर में कोएंजाइम Q10 जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम कर रहा है, यानी उनके शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम कर रहा है और एनर्जी का
प्रोडक्शन का काम कर रहा है। तो जिस दिल को दिन रात काम करना है, जिसको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, अगर उसको एनर्जी पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो क्यों नहीं व्यक्ति का सांस फूलेगा, क्यों नहीं वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो थका हुआ महसूस करेगा, क्यों नहीं ऐसा होगा कि वो उसकी एनर्जी और स्टेमिना कम होगी। रीजन क्या है? क्योंकि उसके शरीर में कोएंजाइम Q10 की कमी हो रही है। और इस कोएंजाइम Q10 की कमी को ठीक करने के लिए जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपको उन खाद्य पदार्थ को लेना है जिससे कोएंजाइम Q10 ठीक हो जाए। लेकिन अगर वो ना हो पाए तो आपको यहां जरूर और जरूर सप्लीमेंटेशन करना है। मतलब मैं तो ये कहता हूं सीरियसली कि कोएंजाइम Q10 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है हर व्यक्ति को। जो मतलब मैं तो अब उम्र का भी कोई इसमें दायरा नहीं रखना चाहता, हर घर में कोएंजाइम Q10 जरूर होना चाहिए। किसी भी इमरजेंसी में आपको कुछ ना समझ में आए, आप कोएंजाइम Q10 जरूर खिला दीजिए। 2 गोलियां मैं आपको बताऊं, सीरियसली बता रहा हूं कि आपको 2 घंटे का वक्त मिल जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, एकदम साफ साफ रिपोर्ट्स हैं। तो आप सोच कर देखिए दोस्तों, हमें हम मैं जिन लाइन ऑफ एक्शन पे हम काम कर रहे थे उन लाइन ऑफ एक्शन गलत नहीं थे, लेकिन आज ज्यादा जरूरी है कि हम ये समझें कि हमें अपना गट सही करना होगा। हम ये समझें कि हमारे शरीर में कोएंजाइम Q10 की मात्रा सही करनी होगी। हम ये समझें कि विटामिन डी, विटामिन बी की मात्रा सही रखनी होगी। तो हम निश्चित तौर पर अपने हृदय को सुरक्षित रख सकते हैं, साथ में ये समझते हुए कि हम अपना शुगर का जो लेवल है वो सही रखें, है ना, हम ब्लड प्रेशर का लेवल सही रखें। और मैंने बताया कि अगर आप शॉर्ट चेन फैटी एसिड आपके सही मात्रा में, सही मात्रा में है तो ये बहुत सारी चीज तो ऐसे ही कंट्रोल कर रहा है। थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट कर ले, अच्छी नींद ले ले। मैंने जैसा बताया कि स्ट्रेस एक एक फॉर्मूला मैं आपके सामने रख दूं, आपको याद करना आसान हो जाएगा। वो ये कि क्या चीज ध्यान रखें कि आपका दिल सुरक्षित रहे। तो एक वर्ड याद रखिए, मिसिंग, MISSING। एम का मतलब हो गया अपना मेटाबॉलिज्म को सही रखें, आई का मतलब इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रखें, एस का मतलब स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें, नींद अच्छी लें, इन्फेक्शन, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपका दिल बहुत सारे इन्फेक्शंस के वजह से भी, माने पोस्ट इन्फेक्शन कह सकते हैं कि इफेक्ट है बहुत सारे दिल की बीमारियों का। रूमेटिक, आपको पता होगा कि रूमेटिक जो हार्ट फेलियर्स होते हैं वो गले के एक इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को 5 साल से लेकर 15 साल के, उसकी वजह से उनका दिल मतलब रिस्क पे आ जाता है। तो इन्फेक्शन को ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन, मैंने अभी बताया कि विटामिन डी, विटामिन K2, विटामिन K2 इसलिए जरूरी है क्योंकि K2 अगर सही मात्रा में ना हो तो आपके शरीर में जो कैल्शियम है उसको उसको अपना डायरेक्शन नहीं पता चलता कि मुझे जाना कहाँ है, और तब वो मिस डायरेक्ट होकर आपके आर्टरीज में पहुंचता है और आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन करता है और ब्लॉकेज करता है। तो K2 होना जरूरी है आपके शरीर में। मैग्नीशियम होना जरूरी है क्योंकि विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। विटामिन, मैंने बी बताया ही, B6, B9, B12 बताया ही, वो आपके शरीर में होना चाहिए। और लास्टली आपको अपने गट को सही रखना होगा, G फॉर गट। तो अगर ये शब्द अगर आप ध्यान रखें मिसिंग, तो आप अपने हृदय को सही रख सकते हैं। मुझे ये पूरा विश्वास है कि आज के इस सत्र में आपको कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। बताने के लिए दोस्तों बहुत कुछ है, कम से कम 20 पन्नों का नोट्स है मेरे पास, लेकिन समय की थोड़ी सी पाबंदी भी है और मुझे लगता है कि एक सेशन में जितना बताया जा सकता है उतना ही बताना चाहिए। तो आई होप आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। आप निश्चित तौर पे अपने दिल का ख्याल रखेंगे और इस सर्दी के मौसम में विशेष तौर पे। हाँ, एक बात चलते चलते जरूर बताऊंगा कि ग्रीन टी पीते हैं हम लोग अपने दिल को सुरक्षित रखने के लिए। ग्रीन टी में कैटकिन और थियाफ्लेविन नाम का बायोफ्लेवोनाइड मिलता है, पॉलीफेनॉल मिलता है। अब वो करता क्या है, वो आपको बताओ, एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और आपके दिल के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट काम करता है।
आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करता है। लेकिन जितने मात्रा में कैटेकिन और थियाफ्लेविन चाहिए वो हमारे शायद 1 कप या 2 कप में वो उसकी पूर्ति ना हो पाए। तो इसके लिए भी आई विल सजेस्ट कि आप सीएच बैलेंस खाएं। आपके जिस भी मित्र ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, आप उससे समझें कि भाई हृदय जी ने क्या वो कौन सा कैटेकिन और थियाफ्लेविन के बारे में बात कर रहे थे, कोएंजाइम Q10 के बारे में बात कर रहे थे, ये कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा खान पान आपको बदलाव करना पड़ेगा, अपने गट को ठीक करने के लिए क्या आपको अपने खान पान में चेंजेस लाने पड़ेंगे या लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप उनसे जरूर बात करें। और मैं तो कहूंगा कि आज जो नए मेरे साथी हैं जो आज इस मंच पे आए हैं, वो अगर इस मंच के इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं तो वो अब रेगुलर आए। वो ये ना सोचे कि ये संडे टू संडे एक मतलब एक ओकेजनल हमारा वो मीट है, नहीं। आप हर दिन आपको नई नई बातें सीखने को मिलेंगी और मैं आपके सामने उसका एक प्रोडक्ट आपके सामने आपको दिख रहा हूं। और जैसा कि पीछे सर ने बताया कि मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैं बायो बैकग्राउंड का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ये हम लोगों का अवेयरनेस या हम लोगों की ये समझ है कि हम आज यहाँ पर खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि हम अगर अपना खुद ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई और हमारा ध्यान रखने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वार्ता को यहाँ पर विराम देता हूं और मैं अपने गुरु, अपने मेंटोर, अपने मार्गदर्शक पीसी मौर्य जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा, जिनकी वजह से मैंने जो भी कुछ मैंने आज बोला उनकी वजह से मैंने बोलना सीखा। सर आइए और सत्र का समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हृदय जी। शानदार, मार्वेलस, एक्सेलेंट सेशन के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, अभी आपसे बात कर रहे थे मिस्टर हृदय श्रीवास्तव जी, हृदय स्वास्थ्य के बारे में। कोई ऐसा पक्ष इन्होंने नहीं छोड़ा जिसके प्रति आपको जागरूक करना बचा हो। इन्होंने समस्या भी बताया, समाधान भी बताया, आपको बहुविधि हर तरह से जगाया। और बारी हमारी है मित्रों कि हम कुछ ऐसे कदम उठाएं अपने जीवन शैली में जिससे कि हम इन रिस्क से बच पाएं। इन्होंने फाइनली जो एक सूत्र दिया, मिसिंग किस तरह से। और एक खास बात, आज करीब हम लोग 692 दिन हो गया माइंडफुल मॉर्निंग का, 692। और टचवुड कि एक भी दिन ये गैप नहीं हुआ है। ईश्वर की लीला है कि हम लोग प्रतिदिन मिलते हैं, और रविवार को विशेष रूप से। और अमूमन हर सेशन में इशारा होता है उसी बात का कि गट ही वह समाधान है, गट ही केंद्र है बीमारियों का। आज एक बार और फिर से प्रमाणित हुआ कि हृदय स्वास्थ्य का, हार्ट डिजीज का संबंध भी हृदय से, गट से ही है। और फाइनली इन्होंने देखिए मिशिंग जो बताया कि वास्तव में आपको अपने हार्ट को सही रखना है तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचना होगा। आप जो गलत समय पे खान पान करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, इससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। इन्होंने इन्फ्लामेशन की बात की, स्ट्रेस की बात की, स्लीप की बात की, इन्फेक्शन की बात की, न्यूट्रिशन की बात की, और फाइनली गट को इम्फोसाइज किया। आज का हमारा टेकअवे यही है कि अगर हम अपने गट का ख्याल रख लें तो ओवरऑल पूरा बॉडी स्वस्थ होने लगता है। और गट में एक्सरसाइज भी आता है, माइंडसेट भी आता है, गट में स्लीप भी आती है, गट में हाइड्रेशन भी आता है, रूटीन भी आता है, सब आता है। मित्रों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको इंसाइट्स मिल गए होंगे, और हमें यकीन है कि आज से आप अपने हृदय के लिए कुछ जरूर समय निकालेंगे, अपने कुछ करेक्टिव मेजर्स बनाएंगे।